अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अख्तर है और द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीएसएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा डोमेन है जो कि बार बार डिफरेंट एंगल से ऐसे में भी पूछा जाता है जो कि और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में आज हमने दो द न्यूयॉर्क टाइम्स के जो आर्टिकल्स थे और बहुत ही मतलब मीनिंगफुल और हेल्पफुल आर्टिकल्स थे उनमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है और उसमें जो है आपके सीएसएस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका जॉब मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या फ्यूचर आउटलुक कैसा है वर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उससे डाटा एक्सट्रैक्ट किए और उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी आगे अगर आपने कोई एआई पे ऐसे करना है इससे रिलेटेड। दूसरी हमने जो चीज़ आपको आज प्रोवाइड करेंगे वो होगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही मीनिंगफुल हेल्पफुल स्टैट्स, और तीसरी चीज होगी जेंडर स्टडीज से रिलेटेड एक ऐसा डोमेन और एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आज एक न्यूज़पेपर में ओपिनियन की फॉर्म में आया था, जो कि आपके सीएसएस में 2026 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक डोमेन पूछा गया था एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड एक नया डोमेन है। सो आज आपके 3 से 4 सब्जेक्ट्स की इसेंशियल डेटा हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस सीरीज में बेसिकली हम करते ही यही हैं कि आपका टाइम सेव करते हैं। हम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हों या न्यूज़ हों या रिपोर्ट्स हों या ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो, उनसे आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका टाइम बचे। सो मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और आज की जो हमारी पहली चीज़ है डेवलपमेंट एआई से रिलेटेड, वो है न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश होने वाला ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बेसिकली जो बात की गई थी वो बात ये थी कि जो हेडिंग थी, टाइटल था, वो ये था कि सॉफ्टवेयर जायंट बिलीव वर्कर्स कैन री इन्वेंट द जॉब। अब ये लिखा गया था जिम टैंकर्सली की तरफ से, न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ 3 तारीख को आज। और इसमें जो है ना, इसमें जो एप्लीकेशन है इस आर्टिकल की, वो अगर आपके पास कोई ऐसे आ जाता है सीएसएस में कि एआई एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, या पीएमएस में कोई एआई से रिलेटेड वर्क और फ्यूचर ऑफ वर्क से रिलेटेड कोई ऐसे आता है तो उसमें एप्लीकेबिलिटी है। इसकी डिस्कशन बेसिकली यही थी, कोर क्रक्स यही था कि हमारे यहाँ अक्सर ये पाया जाता है कि एआई कैन टेक ओवर द ह्यूमन जॉब्स और हमारी जो है जॉब्स खत्म हो जाएंगी, एआई टेक ओवर कर लेगा उन पे, और ह्यूमन जॉब्स जो ह्यूमन जॉब्स हैं वो डिप्लीट होती जा रही हैं, एआई उनको रिप्लेस करता जा रहा है। इस आर्टिकल में बेसिकली यही वो एक डिस्कशन जो इसमें चली वो ये थी कि ये नेसेसरी नहीं है कि एआई हमारी जॉब्स को ले लेगा, और वो कहता है कि अगर कुछ चीजें कंपनीज या कॉरपोरेट्स या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंस्टिल करें ह्यूमंस में, और तो एआई जो है सफिशिएंटली आपकी जॉब्स नहीं खाएगा बल्कि आपको हेल्प करेगा अपने स्किल्स को डेवलप करने में। अब वो 3-4 चीजें इस आर्टिकल में जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो आपकी सॉल्यूशन की फॉर्म में ऐसे में आ सकती हैं। वो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर में ह्यूमंस को क्या करना चाहिए, जो वे फॉरवर्ड्स होते हैं। उसमें वो पहली बात ये करता है कि अगर कंपनीज इसमें रीस्किलिंग में इन्वेस्ट करती हैं, अगर कंपनीज रीडिप्लॉयमेंट में इन्वेस्ट करती, रीस्किलिंग में कैसे इन्वेस्ट करती हैं, बेसिकली ह्यूमंस को एआई से रिलेटेड जो स्किल्स हैं अगर वो सिखाए जाएं तो ये काफी हद तक जो है आप जॉब्स से, मतलब कि वो ब्लीक आउटलुक जो दिखाया जाता है कि एआई जॉब्स खा लेगा, तो वो कम हो सकता है। और दूसरा रीडिप्लॉयमेंट कैसे कि आप ह्यूमंस को डिप्लॉय करें डिपार्टमेंट्स में या मल्टीटास्किंग बनाएं उनको। और तीसरी चीज जो वो कहता है कि ह्यूमन और एआई की कोलैबोरेशन को अगर आप मजबूत करेंगे तो ये रिस्क जो कि आजकल बहुत ही माना जा रहा है ये कम हो सकता है। अब इस आर्टिकल में बेसिकली ना डिस्कस यही करता है कि इन स्किल्स की वजह से आप जो है हायर वैल्यू जॉब्स की तरफ जाएंगे ह्यूमंस। अभी लोअर वैल्यू जॉब्स में अभी ह्यूमंस टोटली जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है वहां पर ऐसे रिग्रेसिव और डे टू डे टास्क में फंसे होते हैं, ऐसे फंक्शंस करते हैं जो कि एक एआई उनको हेल्प करके उनका टाइम सेव करके उनको अच्छी
टाइम को इन्वेस्ट करना सिखाएगा कुछ अच्छी डिसीजन मेकिंग और मैनेजरियल ड्यूटीज में। अब वो एग्जाम्पल देता है, जर्मन एक सॉफ्टवेयर जायंट कंपनी है। अच्छा, वो इसमें एग्जाम्पल देता है, एक जर्मन सॉफ्टवेयर जायंट है सैप, SAP। ठीक है, ये यूरोप की तकरीबन सॉफ्टवेयर कंपनीज में सबसे बड़ी कंपनी में शुमार होती है। इन्होंने भी जब AI सिस्टम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनकलकेट किया, इंटीग्रेट किया, तब तकरीबन कहा जाता है कि 9000 जॉब्स जो हैं वो, या 9000 ले ऑफ्स हुए थे, जो लोगों को अपनी जॉब से निकाला गया था वो तकरीबन 9000 थी। लेकिन ओवर द टाइम ये मतलब एक डेटा फिर से ना ओवर द टाइम डिफरेंट हुई, कि देखा गया कि उन्होंने उन 9000 में से फिर जो है ना 3500 के करीब लोग, फर्स्ट दोज वर 9000 लेऑफ्स, लेकिन ओवर द टाइम फिर 3500 लोग नए हायर किए गए। ठीक है, अब उन 3500 में क्वालिटीज जो थी ना वो यही थी कि वो उनके रीस्किल्ड थे, उनमें ये कोलैबोरेशन और ह्यूमन जो है मैनेज AI के साथ उनकी कोलैबोरेशन स्ट्रांग थी। सो ये जब चीजें उनमें थी ना, तो उन्होंने मतलब एक जो आर्ग्यूमेंट है कि ह्यूमंस जो है ना विल बी रिप्लेस्ड बाय AI, पर अगर कुछ क्वालिटीज जो मैंने आपको 3 बताई, रीस्किलिंग हो गई, रीडिप्लॉयमेंट हो गई, AI कोलैबोरेशन विद ह्यूमंस, ये 3 क्वालिटीज जो होगी ना अगर किसी बंदे में, तो वो उसकी जॉब AI रिप्लेस नहीं कर सकता, बल्कि वो हेल्पफुल होगी और हायर वैल्यू जॉब होगी उसकी। अब ये उसकी सैप की एग्जांपल देता है उसमें। अब इसेंशियल कैसे हो जाते हैं ये नए स्किल, AI मैनेजमेंट में इसेंशियल है। अब कौन से स्किल्स हैं वो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आप में स्किल हो, या AI असिस्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला स्किल हो, आप में कस्टमर फोकस्ड कंसल्टिंग हो, या प्रोडक्ट इनोवेशन हो, ये सारी चीजें जो है ये आपके साथ आपको जो है रीस्किलिंग अगर आपको आप में इन चीजों की है, तो यू वुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय AI। दिस आर्टिकल बेसिकली यही वो डिबेट करता है। और दूसरी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है, वो ये कहता है कि यूरोप में जैसे बर्थ रेट फॉल हो रहा है और एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस पर्सपेक्टिव में यूरोप में भी एक स्किल्ड लेबर का बहुत बड़ा फुकदान है, और स्किल्ड लेबर का फुकदान होने की वजह से उनके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं है जो कि वो हायर कर सके। इस पर्सपेक्टिव में जो कंट्रीज बेसिकली इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, एजिंग पॉपुलेशन और बर्थ रेट शॉर्टेज को, उन कंट्रीज के लिए भी AI बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, या उन कंट्रीज में। अब ये यूरोप में आप सबको पता है कि जर्मनी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ये इस प्रॉब्लम को साउथ कोरिया फेस कर रहा है, मैंने एक पहले लेक्चर में बताया जापान फेस कर रहा है। इन कंट्रीज में जो ये सबसे बड़ा इशू है, इसको AI एड्रेस कर सकता है। कैसे कैसे, क्योंकि AI के पास ये मैनेजरियल स्किल्स हैं। वो अगर हायर लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप AI को एम्प्लॉय नहीं करते, तो वो जो रिग्रेसिव टास्क हैं, जो बेसिकली डे टू डे टास्क होते हैं, जो ऐसे टास्क होते हैं जिनमें अगर आप ह्यूमंस को एम्प्लॉय करते हैं तो उनकी एनर्जी भी जाया होती है, लेकिन वहां पर जो है ना AI उन्हें उस स्किल बेस्ड वर्क में मदद कर सकता है ऐसी कंट्रीज को। तो AI एज अ ब्लेसिंग में ये आपका आर्ग्यूमेंट का काउंट होगा। AI एज अ ब्लेसिंग, एज अ ब्लेसिंग क्या, या AI इज अ बून और बैन, ये भी ऐसे आता है ऐसे, या पॉजिटिव साइड्स ऑफ AI, उसमें ये आपका आर्ग्यूमेंट बहुत काम आएगा। ठीक है, कि ये जो कंट्रीज जिनके पास बर्थ रेट जो है वो फॉल कर रहा है, या एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहां पर स्किल्ड वर्कर के तौर पर AI एम्प्लॉय करेगा। सो ये थी हमारी न्यूज पहली। और दूसरी, उसी ही न्यूज़पेपर आज के में AI से रिलेटेड बेसिकली एक बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल था, जो कि आपको इसेंशियली आपके AI और से जो पिटफॉल्स हैं, या नेगेटिव या ब्लीक साइड ऑफ AI, उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस को हल करता है। अब वो आर्टिकल कैसे है, वो भी द न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ है आज, और इस आर्टिकल में के ऑथर है नॉम शिबर। और इस आर्टिकल में की डिस्कशन जो है वो आपके लिए इसेंशियल है अगर आप
एआई एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, या एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस, या ह्यूमन जजमेंट पे इम्पैक्ट करेगा, या एआई का इथिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये आपकी ऐसे में डिस्कशंस है तो इनको एड्रेस करेगा। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, गौर से सुने, अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो चेंजिंग वर्क प्लेस कल्चर एआई की वजह से ये एक टॉपिक है जो आता है हमेशा। और ह्यूमंस एंड मशीन्स, उसका रिलेशन, ये भी एक सोशियोलॉजी में डोमेन आता है, तो उसको एड्रेस करेगा ये आर्टिकल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने ऑप्ट किया है उसे, तो रिस्पॉन्सिबल एआई यूज इन गवर्नमेंट या उसकी रेगुलेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल बहुत हेल्पफुल है। सो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, 3 सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड योर एसे। सो स्टार्ट करते हैं। इस एसे का क्रक्स जो बेसिकली, इस आर्टिकल का जो क्रक्स था वो ये था कि इसने पहले आपको हिडन रिस्क या जो कंसर्न्स है ना एआई के वो बताए, कि अब जॉब मार्केट में या एज एन ऑर्गेनाइजेशंस में इससे एआई किस तरीके से कुछ हिडन रिस्क ला रहा है, जो कि ह्यूमन जो वर्क के एथिक्स हैं या उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको किस तरीके से डैमेज कर रहा है। अब वो हिडन रिस्क और कंसर्न्स एट वर्क और इन ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? सबसे पहला जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ था वो ये था कि एआई क्रिएट्स ऑटोमेशन बायस, कि हमें जो प्रॉम्प्ट हम फॉर सपोज चैट जीपीटी को दें, वो हमें जो रिजल्ट निकाल के दे, हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम नहीं कर सकते वेरीफाई उसको, वो जिस तरीके की डेटा दे हम उसे वेरीफाई नहीं करते, तो हमारी जो है ना एक ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन बायस आ जाती है कि ये एआई से आया है, इसने वही रिफर किए होंगे जो मैंने उसे प्रॉम्प्ट में दिए हैं, और उससे जो रिजल्ट मुझे मिला है दैट इज वेरी ऑथेंटिक, और हमारी एक ऑटोमेशन बायस है। रिमेंबर, कुछ वक्त पहले हम डिस्कस करते थे, कोई भी बात हो, कोई भी डिबेट हो दो लोगों के दरमियान, तो वो हमेशा कहते थे कि यार गूगल कर ले। सो अब वो गूगल नहीं, अब वो चैट जीपीटी या क्लॉड या जेमिनाई, इनसे वो अपनी जो है ऑथेंटिसिटी ड्राइव करते हैं। हम टू मच ट्रस्ट करते हैं एआई प्रॉम्प्ट्स पे, या जो है एआई जो है रिलेटेड टूल्स पे। दूसरा, एआई कैन वीकन मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। एआई मैनेजरियल कॉम्पिटेंस जो है ना उसको वीकन करता है। कैसे करता है? देखिए, मैं एक मैनेजर में ना रैशनल थिंकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, उसमें जो है सरकमस्टेंसेस को देखने की सलाहियत होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इमोशनल एलिमेंट आता है। एक मैनेजर में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। लेकिन जब आप सारे काम एआई पे छोड़ते हैं तो वो उस मैनेजरियल कॉम्पिटेंस को भी कम कर देता है। मैनेजर भी अब सारी डिसीजन मेकिंग के जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एआई पे छोड़ देता है। वो एआई को इस किस्म से कमांड करेगा कि वो उसे सॉल्यूशन देगी, और वो बिना सोचे, बिना समझे, बिना क्रिटिकल थिंकिंग किए उस पर यकीन कर लेगा। तीसरा जो फ्लॉ, कंसर्न, प्रॉब्लम एट वर्क जो है एआई से रिलेटेड, जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ था, वो ये था कि फेवर ऑफ एआई जनरेटेड वर्क ओवर ह्यूमन वर्क। अब ह्यूमन वर्क कितना भी इम्परफेक्ट वो उस बंदे की नॉलेज या उस बंदे की क्रिएटिविटी या उस शख्स की जो है कॉग्निटिव एबिलिटी का नतीजा होता है। एआई रिलेटेड वर्क बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, बहुत रिफाइंड होता है। वो जो है ना, एक एआई जनरेटेड वर्क को फेवर इसलिए ज्यादा मिलती है क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन, उसमें जो फ्लॉज हैं, उसमें वो जो चीजें हैं वो ह्यूमन वर्क से ज्यादा होती हैं, अच्छी होती है, मतलब नहीं होती उसमें। इस वजह से एआई जो जनरेटेड वर्क है उस पे आप उसको आप ह्यूमन वर्क के ऊपर तरजीह देंगे। बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो है ना एआई एक रिस्क पोज कर रही है वर्क जो है लाइफ पे। अब तीसरा जो हमने आर्ग्यूमेंट डिस्कस किया, फिर और चौथी जो बात वो करता है ना वो बड़ी अमेजिंग है, और वो हम बार बार डिस्कस करते सुनते भी हैं।
वो ये है कि डेटेरियोरेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स ड्यू टू एक्सेसिव एआई यूज। लोग अपने स्किल्स भूल जाते हैं एआई पे इतना यूजेज करके, और वर्क में भी यही एक प्रॉब्लम है जो एआई क्रिएट कर रहा है। आप मिसाल के तौर पर कोई एम्प्लॉय है, वो एक्सेल शीट्स बनाने में माहिर है। कोई एम्प्लॉय है जिसको मतलब एक न्यूज़पेपर की एडिटर डेस्क पे बैठा है, जो कि न्यूज़ को एक दिन में 200-300 न्यूज़ को पढ़ के वो एक डिसाइड करता है कि कौन सी न्यूज़ पब्लिश होगी, कौन सी नहीं होगी, जो कि एक ह्यूमन स्किल्स होते थे कि उसकी रीडिंग फास्ट होती थी, लिखना किसी का बहुत अच्छा होता है। अब हम आहिस्ता 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 वर्क प्लेस में एआई पे डिपेंड होके अपने जो स्किल्स है ना वो खराब करते जा रहे वर्क के हिसाब से। सो दैट इज द वन थिंग। आपको याद होगा, मैं याद दिला दूं, कुछ मंथ्स पहले ये हुआ था कि डॉन न्यूज़पेपर में बिजनेस सेक्शन में खबर छपी थी, और उसके आखिर में उन्होंने जो है वो कॉपी पेस्ट करके लगा दी। उसके आखिर में जो वो एआई का प्रॉम्प्ट होता है ना, वो भी उनसे गलती से कॉपी पेस्ट होके लग गया, जिसपे इशू हुआ कि पाकिस्तान का इतना बड़ा और अच्छा न्यूज़पेपर है और उसमें ये कैसे हुआ। सो ये बिल्कुल, ये प्रॉब्लम सिर्फ डॉन की नहीं है, पूरे दुनिया में इस वक्त ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने स्किल्स को भुलाते जा रहे हैं। सो लास्ट फिफ्थ थिंग जो इस आर्टिकल में डिस्कस हुई थी, एआई के जो एरर्स है ना वो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है। ह्यूमन एरर्स तो हमें नजर आ जाते हैं, अगर एआई ना हो फॉर सपोज तो स्क्रूटनाइज होती है, वेटिंग होती है, देखते हैं कि क्या गलती की है, और उसके बाद जो है फाइल्स हो या डॉक्यूमेंट्स हो वो हायरार्की में मूव करते हैं। लेकिन एआई के जो एरर्स है ना वो इतनी परफेक्शन से लिखा होती हैं चीजें कि आप एरर्स को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर वो जो पहली प्रॉब्लम है कि ट्रस्ट बायस आ जाता है। ठीक है, कि हम ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है एआई ने सही दी हो गया, ऑल्दो एआई में कितनी भी मिस्टेक्स हो, इसमें बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें एआई जो है मिस्टेक्स होती हैं एआई के प्रॉम्प्ट में, लेकिन फिर भी लोग जो है उस पे ट्रस्ट करते हैं। सो एक पांचवी जो प्रॉब्लम्स है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू डिटेक्ट द एरर्स इन एआई। सो अब ये क्या आर्टिकल सिर्फ प्रॉब्लम्स पे था? नहीं, इसमें कुछ चीजें सॉल्यूशंस में भी बताई गई थी कि आप एआई गवर्नेंस किस तरीके से ला सकते हैं। उसमें जो पहली बात करते हैं वो राइटर, वो ये कहते हैं कि वेरीफाई एआई जनरेटेड आउटपुट्स। एआई जनरेटेड आउटपुट्स को आप वेरीफाई करें, वेटिंग करें उनकी, या उनको जो है एक ह्यूमन इंटरवेंशन करें उसमें, और उसको लुक आफ्टर करके बाद में ही उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। दूसरी चीज वो कहते हैं कि कीप ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल डिसीजंस। भाई एआई कितना भी बड़ा रिजल्ट दे दे, कितना भी बड़ा मतलब एक उसकी जो है रिजल्ट वो कितना भी ज्यादा ऑथेंटिक क्यों ना हो और कितना भी वो हो, लेकिन फिर भी जो है ह्यूमन स्क्रूटनी लाजमी है। उसकी जो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ना वो ह्यूमंस के पास होनी चाहिए, वो एआई के पास नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉम्प्ट आया उसे नहीं छाप देना चाहिए आगे, बल्कि उसको फर्दर स्क्रूटनाइज करके उसका जो फाइनल डिसीजन है दैट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमंस। तीसरी चीज जो वो एज अ गवर्नेंस लाने में जो तीसरे चीज बताते हैं, वो कहते हैं कि ट्रेन एम्प्लॉय ट्रेन एम्प्लॉयज टू क्वेश्चन रादर देन ब्लाइंडली ट्रस्टेड। कि वो एआई को क्वेश्चन करें, या जो उन चीजों को है वो क्वेश्चन करना सीखें, बल्कि उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। अपने एम्प्लॉयज को वर्किंग एनवायरनमेंट में ये सिखाएं। चौथी चीज ये कहते हैं कि एस्टेब्लिश क्लियर एआई पॉलिसीज एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म, जो कि ग्लोबली एंथ्रोपिक के सीईओ ने भी ये बात कही थी अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में कि एआई के से रिलेटेड आपको पॉलिसीज और ओवरसाइट मैकेनिज्म्स बनाने होंगे। वो ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे थे, पर ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं कि आपको क्लियरली उससे रिलेटेड पॉलिसीज और ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाने होंगे। सो दैट वाज द होल आर्टिकल। मूविंग फॉरवर्ड अब हम जो है एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल नहीं, बेसिकली पाकिस्तान से रिलेटेड की स्टैट्स जो कि आज पब्लिश हुए। डॉन में 2 रिपोर्ट्स थी, इफ आई कैन शो यू। पहली जो थी वो एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड थी। वो जो स्टैट्स थे वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से आए हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स टारगेट हैं फिस्कल ईयर 2026 में, वो
मिस भी हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है एक्सपोर्ट जो है ना पाकिस्तान की बनिस्बत पिछले ईयर्स के। अब मिस होने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या फर्क है वो भी मैं आपको बताता हूं। मिस ऐसे के जो जो पहले थी पाकिस्तान की वो भी अचीव नहीं हुई, बल्कि जो टारगेट सेट किया गया था $35 बिलियन का वो भी अचीव नहीं हुआ। पर जो पहले उससे पिछले ईयर में $32 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, उससे भी कॉन्ट्रैक्ट कर गए $30 बिलियन पे। जो की स्टैट्स हैं आपको जरूर पता होने चाहिए। ये जरूर हमने ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं आपको बताता हूं मैं। 5.9% हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। मतलब $32 बिलियन थी 2000 फिजिकल ईयर 2025 में, 2000 फिजिकल ईयर 2026 में हमारी 5.9% कॉन्ट्रैक्ट होके $30.13 बिलियन पे। एंड दैट वाज फिजिकल ईयर 25 और ये है फिजिकल ईयर 26। तो दैट इज द ओवरऑल कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। आप कितनी भी डिस्पाइट क्लेम्स गवर्नमेंट के कि हम लोग एक्सपोर्ट सेक्टर को रिवाइटलाइज करेंगे और जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, बूस्ट करेंगे, इंसेंटिवाइज भी किया, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, यू कैन नेम देम, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एक्सपोर्ट्स न के सिर्फ जो है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, बल्कि प्रीवियस ईयर से भी कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब इंपोर्ट्स उसकी बनिस्बत देखें तो 7% इंक्रीज हुई है। 7% इंपोर्ट्स में बिल में इंक्रीज आया है। अब वो $69 बिलियन पे एंड हुआ ये ईयर इंपोर्ट्स पे, जो कि पिछले ईयर में था $65 बिलियन। ये फिजिकल ईयर 26 का डेटा है, ये फिजिकल ईयर 25 का। ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे यहां जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट बेसिकली यही होता है कि जो आपकी जब आपकी एक्सपोर्ट्स जो है इंपोर्ट से कम हो, इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो ट्रेड डेफिसिट होता है। और वो पाकिस्तान का इस ईयर $39.47 बिलियन। ये टोटल कंडीशन है इस वक्त पाकिस्तान की। और इसी रेमिटेंसेस की जो सिचुएशन है वो ये थी कि पाकिस्तान ने फिजिकल ईयर 25 में तकरीबन $40 बिलियन की रेमिटेंसेस आई थी, जो कि मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया था। ये बूस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बूस्ट था इस ट्रेड डेफिसिट और ये जो क्वागमायर क्रिएट हुआ है इसकी वजह से, इसको कंपनसेट करने में। सो ये इन टोटल था स्टैट्स जो 3-4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप के इतने बड़े जो डेफिसिट बिल है इसको कंपनसेट रेमिटेंसेस कर रही हैं, और रेमिटेंसेस की भी क्या पॉलिसी रहती है ये भी देखना पड़ेगा अगले सालों में कि क्या ये 42 बिलियन डॉलर का जो टारगेट सेट किया है क्या ये अचीव कर पाएंगे, वट एवर द आउटकम। लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट बिल है वो बड़ा ही डिस्करेजिंग है और इंपोर्ट बिल है वो भी बड़ा बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग है। तो इतनी ज्यादा रेमिटेंसेस जो हैं वो सिर्फ कंपनसेट कर रही हैं, हमारे कोई रिजर्व्स में इजाफा नहीं कर रही। इतनी हमारे वर्कर्स बाहर हैं, वो जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। ये स्टैट्स आप नोट डाउन कर लें अपने उसमें नोटबुक्स में, जो चीजें मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इसेंशियल होंगी आपके पेपर में। मूविंग फॉरवर्ड, हमारी जो लास्ट न्यूज है बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू जेंडर जस्टिस इन इस्लाम। ये आज पब्लिश हुई है डॉन न्यूज़पेपर में, एक ओपिनियन पब्लिश हुआ है। इफ आई कैन शो यू, ये ओपिनियन पब्लिश हुआ था डॉन न्यूज़पेपर में। इसकी की डिस्कशन बेसिकली यही थी कि ये मोहम्मद हयात लेक एंड लाइबा इमरान इन राइटर हैं इस आर्टिकल के, और इनकी इसके जो की टेक अवेज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें डिस्कशन क्या थी और किस तरीके से ये हमारे लिए जेंडर स्टडीज के लिए और इसे अगर हम वुमेन पे अटेम्प्ट करते हैं तो किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। सो डॉन न्यूज़पेपर में ये ऐसे पब्लिश हुआ कि जो पाकिस्तान था इसमें फर्स्ट ये चीज बताई गई कि ग्लोबल रैंक जो थी पाकिस्तान की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, वो 148 आउट ऑफ 148, मतलब वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर गैप। और उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान में, अब ये जो पाकिस्तान के स्टेट्स हैं ये मतलब ऐसे समझें कि दुनिया की
लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के, उनके साथ मैच करते हैं, उन्हीं के मतलब हम एम्बिट में है, उन्हीं कंट्रीज में शुमार होते हैं। अब ये उसमें डिस्कस करती हैं कोटा सिस्टम के बारे में कि कोटा सिस्टम जो है ना, हमारे यहाँ बेसिकली हम ये कहते हैं कि इतने वर्स्ट स्टेट्स हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारी पार्लियामेंट में कोटा सिस्टम है, वुमेन एम्पावर्ड हैं पॉलिटिकली, और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो हर शोबे में और हर चीज। तो वो आर्टिकल कहता है कि जो कोटा सिस्टम है ना वो बड़ा ही मिनिमम है, उसमें कुछ मतलब डबल और ट्रिपल डिजिट्स में हो सकती हैं कुछ वुमेन्स पार्लियामेंट्स में, पाकिस्तान की सब पार्लियामेंट्स में, लेकिन पाकिस्तान की जो वो फीमेल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 50% ऑफ द पॉपुलेशन है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन में से अगर कुछ चंद 100 या 1000 जो है फॉर सपोज वुमेन्स पार्लियामेंट में है, तो ये इट डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग। सो इसमें अब आगे जो होती है वो कहती है कि डिस्पाइट के इतनी बड़ी पावरफुल पोजीशन पे वुमेन है, लेकिन हम इंक्लूसिविटी इंश्योर नहीं कर पाए। अब वो उसमें एक एग्जांपल देता है, बड़ी मजे की एग्जांपल है ये। आपको जेंडर में अभी जो सीएसएस 2026 में पेपर आया था उसमें इंटरसेक्शनैलिटी पे क्वेश्चन आया था, तो इस बेसिकली ओपिनियन में भी ये इंटरसेक्शनैलिटी से रिलेटेड डिबेट थी। तो ये वो कह रही, अच्छा उनकी एक आर्ग्यूमेंट था कि पंजाब असेंबली में जो रिजर्व सीट्स हैं वुमेन की वो टोटल 66 हैं, ठीक है। उन 66 सीट्स में से 39 सीट्स उन जो है ना वो उन 39 सीट्स उनको एलोकेट हुई थी वुमेन को जो जिनका ताल्लुक लाहौर रीजन से था। सिर्फ एक रीजन, डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन से तकरीबन 40 वुमेन्स, मतलब 39 वुमेन्स हैं, और बाकी पूरे पंजाब में से टोटल 21, ठीक है। अब ये शो करता है कि पॉलिटिकल इलीट ही बेनिफिट करता है इस कोटा सिस्टम से या इससे। वो यही आर्ग्यू करना चाह रहे थे कि इस पूरे सिस्टम में से पॉलिटिकल इलीट जो है वुमेन की वही बेनिफिट करती है। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ वुमेन जो हैं वो इंटरसेक्शनैलिटी के पर्सपेक्टिव से देखता है। बेसिकली इंटरसेक्शनैलिटी एक किम्बरले क्रैनशॉ की एक आर्ग्यूमेंट है। वो ये कहती हैं कि जो वुमेन है वो डिफरेंट वुमेन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फेस करती हैं, और जो उनकी आइडेंटिटी है जेंडर पे, रेस पे, क्लास पे, इथनिसिटी पे, शेप पे, उन सब के आइडिया, मतलब उनकी सबकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मुख्तलिफ हैं। एक वुमेन है, एक ब्लैक वुमेन और एक वाइट वुमेन, उन दोनों के एक्सपीरियंसेस एज अ वुमेन डिफरेंट है। एक डिसेबल वुमेन, एक जो है मतलब एक डिसेबल वुमेन का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, एक माइनॉरिटी की वुमेन का डिफरेंट होगा, एक वुमेन जो बॉडीली शेम होती हैं उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। तो वुमेन एज एन आइडेंटिटी भले सेम हो, लेकिन उनकी जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं वो उनके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं। ये है इंटरसेक्शनैलिटी, जो कि 2026 सीएसएस में जेंडर स्टडीज में पूछा गया था। उसकी एप्लीकेबिलिटी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से एक हिसाब से पूछी गई थी, माइनॉरिटीज और उससे। वो कहती हैं कि मिलियंस ऑफ वुमेन जो है रूरल पाकिस्तान में जो है रूरल इलाके की औरतें, ठीक है, पुअर सेगमेंट से जो औरतें हैं या मार्जिनलाइज कम्युनिटी की हैं, उनके जो पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस है ना वो अनहर्ड है, या वो पॉलिटिकली जो है ना अनहर्ड रहती है उनकी जो ग्रीवेंसेस है। और ये जो इलीट कैप्चर है, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिकल सर्कल्स में, तो ये आइडेंटिफाई या उनकी जो मतलब उनके एक्सपीरियंसेस है उनको पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा होता पार्लियामेंट्स में। ये डिस्कशन थी, और वो कहती है इसी आर्टिकल में भी यही कहते हैं कि इस्लाम में भी ना अदल, जस्टिस, इक्विटी को, मुसावात, इक्वालिटी के ऊपर तरजीह दी जाती है। मतलब कि इक्विटी ऐसे कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट वेटेज है, ठीक है। कोई शख्स अपनी पोजीशन में वो कैसा भी हो कि उसको इक्विटी, मतलब उसका वेटेज या उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो इस्लाम उनको इक्विटी की बेसिस पे जो है ट्रीट करता है, ना कि इक्वलिटी की बेसिस पे। मतलब प्रायोरिटाइज करता है कि इक्विटी की बेसिस पे जो है मुआशरे को उठाया जाए, कि कम जिस पे जो बर्डन सूट करता है उस पे उतना ही डाला जाए।
ये नहीं कि सबको एक ही तरह का वजन दे दे। सो यही इंटरसेक्शनैलिटी की भी डिबेट है, इससे वो कंपेयर करते हैं ऑथर। और दूसरा जो है वो ये है कि इसके मतलब तनाजुर में वो कह रहा होता है पाकिस्तान के जो की स्टैंडिंग्स हैं ग्लोबली, जेंडर गैप रिपोर्ट में, इंडेक्स में, वो उसकी वजूहत ये बनती है। अब वो रिफॉर्म्स भी कुछ सजेस्ट करते हैं इस आर्टिकल में। वो रिफॉर्म सजेस्टेड कौन से हैं? वो कहते हैं कि कोटा पॉलिसीज को आपको रिडिफाइन करना चाहिए। आपकी जो कोटा पॉलिसीज हैं, आपको वो सिर्फ वुमेन तक ना हो, आप कहें कि माइनॉरिटी की वुमेन भी उसमें शामिल करें, उसमें आप बेसिकली डिसेबल्ड भी हों, उसमें रूरल वुमेन भी हों, उसमें पुअर भी हों, उसमें हर किस्म की हों, एजुकेटेड भी हों और अनएजुकेटेड भी हों, और इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और उसमें जो है अर्बन वुमेन भी हो, तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जब आप रीडिफाइन करें कोटा पॉलिसीज को। पहला सॉल्यूशन या पहली जो रिफॉर्म सजेशन है वो ये है। दूसरी ये कि जो कैप्स लगा दें कि इलीट अर्बन वुमेन की जो डोमिनेशन है, कि आप उस पर लिमिट लगाएं कि इतने परसेंटेज या इतनी वुमेन जो है वो इलीट या अर्बन एरिया से होंगी। दूसरी जो कहते हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि पुअर मार्जिनलाइज लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन शो करें। सो दैट वाज द ऑल डिस्कशन। ये हमने की चीजें डिस्कस की आज सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी, और आज हमने पब्लिक एड के, जेंडर के और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ स्टैट्स बताए इकोनॉमी से, और आपको एआई एसए के हिसाब से, एसए के पर्सपेक्टिव से एआई से रिलेटेड कुछ बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट्स थी, या जो आर्टिकल्स थे उनके बारे में डिस्कशन की। और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और हमारे बियॉन्ड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज में हम यही कोशिश करते हैं कि आपका टाइम सेव करें और आपको ऐसी अमेजिंग स्टडीज और न्यूज़ और ये जो रिपोर्ट्स हैं शेयर करें जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, ना कि एक सब्जेक्ट बल्कि सब सब्जेक्ट्स के लिए। सो ये आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह ताला फिर कल एक और लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।